नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से पॉलिटी के जो विज़न आईएएस का मैगज़ीन है पीटी 365 उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और मेरे ख़्याल से ये चौथा लेक्चर, 4th लेक्चर होने वाला है। तो आपका भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है, बस आप स्थिर से सुनते चलेंगे और जैसा कि आपने बोला था कि पीडीएफ से ही बेटर रहेगा, तो हम पीडीएफ से ही पढ़ा रहे हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने हाइलाइट किए हैं, बस उसी को पढ़िए और थोड़ा-सा आप इमेजिन करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं। यहाँ पर कोई भी रीज़निंग, साइंटिफिक एनालिसिस टॉपिक की नहीं की जा रही है। तो अगर आप थोड़ा-सा इमेजिन करके एनालिसिस नहीं करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल हो जाएगा और यूपीएससी डायरेक्टली फैक्चुअल तो पूछती है बट उतना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को वो घुमा देती है। स्टेटमेंट्स जो है ना, ये आपको विजन आईएएस में डायरेक्ट आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए होंगे, लेकिन वो क्या करेगी ना, स्टेटमेंट को ही ट्विस्ट कर दिया जाता है। रहेगा वही स्टेटमेंट, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट कर देगा। तो अगर आपने कुछ इमेजिन नहीं किया है, थोड़ा एनालिसिस नहीं किया है स्टेटमेंट का, तो वहां पर आप गड़बड़ कर जाएंगे, वहां पर आप ब्लैंक हो जाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट मानिए आप कि थोड़ा सा आप इमेजिनेशन करते चलेंगे, कोई भी टॉपिक अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो। So, beginning with the first topic, important legislatures या बिल्स। इसमें जो 3 महत्वपूर्ण कोड लाए गए हैं बाय रिप्लेसिंग द आईपीसी, सीआरपीसी, तो उसके रिप्लेसमेंट वाले नए कानून को हम डिस्कस करेंगे एक-एक करके। कंटेक्स्ट पहला यही है कि तीनों जो नए क्रिमिनल लॉ है, जो 2023 में पार्लियामेंट ने पास किया था, 1 जुलाई 2024 से इन्फोर्स हो चुका है। इट केम इनटू द इफेक्ट। ठीक है, पुराना वाला काफी ज्यादा पुराना हो गया था, 1860 का ही है। तो बहुत सारे चेंजेज करने थे, बहुत सारे जो प्रोविजंस थे उसको रिपील करने थे, कुछ नए ऐड करने थे। आजकल तो आप देख भी रहे हैं, साइबर रिलेटेड क्राइम्स हो रहा है, तो ये सब नई नई इश्यूज आ रही हैं, तो अपडेट करना ज़रूरी था। काफ़ी लंबा समय से पेंडिंग भी था, माँग भी थी, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और ये नए क्रिमिनल लॉ को इंट्रोड्यूस किया। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 ये बेसिकली इंडियन पिनल कोड 1860 को रिप्लेस करके आया है एंड इट डील्स विद द क्रिमिनल ऑफेंस कि भाई कोई अगर क्राइम करता है तो उसको क्या सजा मिलेगी, क्या पेनल्टी है, इन सब के बारे में बात करता है। इस डिस्टिंक्शन को आप याद रखेंगे क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। ओके, तो हम नए वाले का ही प्रोविजन देखेंगे, इस साइड वाला हम नहीं देख रहे क्योंकि मुझे उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं। तो बेकार में डाटा इकट्ठा कर लेने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो। ठीक है, तो हम बेसिकली जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, जितने भी तक में पढ़ा रहे हैं, वो आपको पीवाईक्यू एनालिसिस के आधार पर ही प्रोवाइड की जा रही है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ओके, तो देखिए पहली दफा कम्युनिटी सर्विस को एज ए पनिशमेंट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर पेटी ऑफेंस और द स्मॉल क्राइम्स। अभी ये कम्युनिटी सर्विस क्या है? लाइक कोई भी कम्युनिटी सर्विसेज है, लाइक बीच हो गया, ठीक है, उसको क्लीन करने की ड्यूटी हो सकती है, खाना पकाने की ड्यूटी दी जा सकती है, ये सब कम्युनिटी सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। तो इसको भी बेसिकली सजा के रूप में दिया जा सकता है एंड फॉर श्योर कि बड़े सजा के लिए तो इसे नहीं दिया जाएगा ना, पेटी ऑफेंस छोटे मोटे। उसके बाद क्या है, जो थ्रेशोल्ड है फॉर द गैंग रेप विक्टिम टू बी क्लासिफाइड एज मेजर, उसको 16 से बढ़ाकर 18 ईयर्स ऑफ एज कर दिया गया है। अलोंग विथ जो सेडिशन का ऑफेंस है उसको रिमूव किया गया है। सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह। ठीक है, तो अब आप समझेंगे कि सर इसके जगह पर क्या इंट्रोड्यूस किया गया, तो कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जो डायरेक्टली सेडिशन की बात नहीं करता है लेकिन इनडायरेक्टली मतलब वही है। जैसे आप देखिए, एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट सेसेशन, यानी कि एक प्रकार से सेसेशन मतलब क्या हुआ, बंटवारा कर देना, बांटना। ऐसा अगर कोई फिलॉसफी को प्रमोट करता है तो फिर वो पेनलाइज किया जाएगा, या फिर आर्म्ड रिवेलियन, या फिर सबवर्सिव एक्टिविटी, encouraging the feeling of separatist activity along with endangering the sovereignty or unity and integrity of India। ये सब बात सुनने में सामान्य लगती है, लाजमी है कि ऐसे कंडीशन जब बनेंगे तो भाई पेनल्टी तो होगा ही। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है, रिमूव द ऑफेंस ऑफ सेडिशन। फिर अगर हम बात करें कि ये जो नया वाला कोड है
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी डिफाइन करता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एंड व्हाट इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? तो कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी जिसमें पूरा एज ए इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है पूरा प्लानिंग के साथ। जैसे किडनैपिंग की जाती है तो पूरा प्लानिंग किया जाता है, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, तो ये सब पूरा प्लानिंग के साथ किया जाता है, इसलिए इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत रखते हैं। इवन साइबर क्राइम कैन बी इंक्लूडेड अंडर इट। तो ये पूरा पहला जो टॉपिक है हमने कवर कर लिया है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड टॉपिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो ये किसको रिप्लेस करता है भाई? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भाई जब इन्वेस्टिगेशन होगा कोई भी क्राइम का तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ये आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर फॉर द अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल। तो अगर पूछ लिया जाएगा कि भाई बेल या प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड प्रोविजन किसमें है, तो इसमें है, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग के रूप में ऐसा क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या की प्रोविजन है। तो देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अगर अंडर ट्रायल से उसका डिटेंशन किया गया है तो उसको बेल पर रिलीज किया जा सकता है। ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में बताया, तो इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। साथ के साथ अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस है, ठीक। बाकी यहाँ पर एक चीज देखने वाली है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को लेकर, कि अगर कोई भी ऑफेंस या क्राइम जो कि पनिशेबल है हैविंग द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years और मोर, तो उसका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना मैंडेटरी है। दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। बाकी चलते हैं स्पेसिमेन के ऊपर, क्या बातें बोली गई है। स्पेसिमेन मतलब सैंपल कलेक्ट करने वाला। जैसे कोई क्राइम किया तो भाई उसका सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है फॉर मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो जो मजिस्ट्रेट है उसको एम्पावर किया गया है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपना सैंपल सिग्नेचर देने के लिए मजबूर कर सकते हैं, हैंड राइटिंग, फिंगर इंप्रेशन, वॉइस सैंपल, ये सब। बाकी प्रोसीजर्स के टाइमलाइन भी बताए गए हैं, लाइक मेडिकल रिपोर्ट्स कब सबमिट करना होगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जजमेंट कब तक दिया जाएगा, विक्टिम्स को इंफॉर्मेशन कब तक प्रोवाइड करनी है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सेट्रा। ओके, तो ये दो हमने डिस्कस कर लिया आसान भाषा में। चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये किसको रिप्लेस करता है भाई? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। साक्ष्य, सबूत है ना, तो सबूत किसको एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है, और किस तरीके से सबूत को कलेक्ट करना चाहिए, ये सब आपका साक्ष्य अधिनियम 2023 में बताया गया है, ठीक है। विच गवर्न्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस इन द इंडियन कोर्ट्स। कौन से सबूत एक्सेप्ट किए जाएंगे कोर्ट में, नहीं किए जाएंगे, ये सब इसके अंतर्गत आता है। और ये बैकग्राउंड तो चलो दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर की प्रोविजन देखना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोली गई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स है ना, उसको भी एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है, एंड इट विल हैव सेम लीगल इफेक्ट एज पेपर रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स, ये ध्यान रखना है। साथ के साथ ओरल एविडेंस यानी बोलकर जो सबूत को रिकॉर्ड किया जाता है उसको भी अलाउ किया गया है, लाइक स्टेटमेंट देना बिफोर द कोर्ट्स बाय द विटनेस ड्यूरिंग इंक्वायरी। फिर ज्वाइंट ट्रायल का भी कंसेप्ट जो है लाया गया है। ज्वाइंट ट्रायल्स क्या है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। लाइक कोई एक ग्रुप है जो चोरी का क्राइम किया है, बैंक लूटा है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तब भाई बैंक लूटने में बहुत सारे लोग हो सकता है शामिल होंगे। लेट्स से कि कोई ड्राइविंग करके लाया होगा व्यक्ति को, फिर कोई देख रेख कर रहा होगा बैंक, कोई आ ना जाए, पुलिस ऑफिसर कोई आ ना जाए, साथ के साथ कोई सहायता प्रदान कर रहा होगा, टॉर्च या टूल्स, है ना। तो ये सब क्या है, एक क्राइम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अब एक एक करके अगर हम सजा देंगे, कोर्ट सजा देगा तो बड़ा टाइम चला जाएगा, इसलिए ज्वाइंट ट्रायल का कंसेप्ट कि भाई आप उसी सब क्राइम में इन्वॉल्व हो, सिमिलर क्राइम है, ठीक है, तो ज्वाइंट ट्रायल किया जा सकता है उसी कोर्ट में और सेम टाइम पर सजा मिल जाएगी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ज्वाइंट ट्रायल। होप यू अंडरस्टूड। अब इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही कम चांसेस है कि इस पर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, काफी टेक्निकल हो जाता है और पास्ट के पीवाईक्यू एनालिसिस के आधार पर और भी चांसेस के कम हो जाते हैं। हालांकि आया है 2023 में ही,
लेकिन अगर इसको पूछना था तो 2023 या 24 में तो पूछ ही लेते। अगर पूछा भी गया है तो सिंपल सा पूछा गया है, बाकी हमने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपकी संतुष्टि के लिए आपको पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं, तो एक बार आप जरूर इसे देख कर जाइएगा। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड टॉपिक, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। नाम से क्लियर हो रहा है कि जो भी हम डाटा डिजिटली देते हैं, किसको देते हैं भाई, जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज हो गया, प्लेटफॉर्म्स हो गए, फेसबुक, यूट्यूब, हम डाटा शेयर करते हैं ना। अब कहीं कहीं क्या होता है ना, हम पर्सनल डाटा भी शेयर करते हैं, लाइक कहीं पेमेंट कर रहे हैं या फिर कहीं हम अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलिंग के दौरान भर रहे हैं, वो सब पर्सनल डाटा हो गया। अब पर्सनल डाटा भाई, उससे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके बिहेवियर, बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकेगा, इसलिए इसकी प्राइवेसी होनी जरूरी है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट्स बनाया था आर्टिकल 21 के अंतर्गत, क्या आपको याद है? और मैंने इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा भी की है अपने पॉलिटी के सेशन में, ठीक है। तो भाई पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द डिजिटल प्राइवेसी। ओके, अब इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं? तो बेसिक तो यही है, इट रेगुलेट्स द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा व्हाइल एंश्योरिंग इंडिविजुअल्स राइट टू प्रोटेक्ट देयर डाटा। दोनों चीज, इंडिविजुअल का अधिकार है कि अपने डाटा को प्रोटेक्ट करे, तो इसके लिए तो प्रोटेक्शन गवर्नमेंट देगी ही। अलोंग विथ कैसे ये प्रोटेक्ट करता है, तो जो डाटा फिड्यूशरीज है उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी सौंपती है। अब डाटा फिड्यूशरी क्या है? जो डाटा को कलेक्ट करती है आपसे, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कंपनी, ये सब आपके डाटा को कलेक्ट करती है, प्रोसेस करती है, ठीक है। ये हो गए आपके डाटा फिड्यूशरी। अलोंग विथ डाटा प्रिंसिपल्स के भी राइट्स और ड्यूटीज दिए गए हैं, जो हम आगे देखेंगे। अब ये डाटा प्रिंसिपल कौन है? हम और आप जो डाटा देते हैं इन्हें, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो फाइनेंशियल पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी अगर डाटा ब्रीच किया गया है, ड्यूटीज या ऑब्लिगेशंस वायलेट किए गए हैं। तो क्या की प्रोविजंस है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि लागू कहाँ होगा। तो कोई भी पर्सनल डाटा जो डिजिटल है और उसकी प्रोसेसिंग की जा रही है इंडिया में ही, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो या फिलहाल वो डिजिटल फॉर्म में नहीं है, बट भविष्य में वो डिजिटाइज हो जाएगा, उसके ऊपर लागू होता है। इवन वैसे पर्सनल डाटा जो आउटसाइड इंडिया प्रोसेस हो रहे हैं, इंडिया के बाहर प्रोसेसिंग जिसकी हो रही है, कौन प्रोसेसिंग कर रहा है? वो कंपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में दे रहे हैं। जैसे फेसबुक सब की हम बात करें तो ये इंडिया में पर्सनल डाटा को प्रोसेस नहीं करते हैं, वो यूएस के सर्वर में जाता है, लेकिन वो सर्विसेज इंडिया में दे रही है ना, तो इसलिए इन पर भी लागू होगा। किनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है? पर्सनल डाटा प्रोसेस्ड फॉर एनी पर्सनल पर्पज, या फिर पर्सनल डाटा जो खुद पब्लिकली अवेलेबल कराया जा रहा है बाय द डाटा प्रिंसिपल, हम खुद ही अपने पर्सनल डाटा को पब्लिकली अवेलेबल करवा रहे, तब तो भाई उसके ऊपर क्यों लागू होगा, है ना। या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो लीगल ऑब्लिगेशन के अंतर्गत है, कानूनी जिम्मेदारी के अंतर्गत है, टू मेक सच पर्सनल डाटा पब्लिकली अवेलेबल, लीगल ऑब्लिगेशन आ गया यहाँ पर, तब तो वो कर ही देगा, ठीक है, क्योंकि कानूनी रूप से कंपल्सन है उसकी। फिर देखिए कंसेंट की बात बोली गई है कि जो पर्सनल डाटा है अगर उसको प्रोसेस करना है तो सिर्फ लॉफुल पर्पज के लिए ही किया जाएगा, लेकिन डाटा प्रिंसिपल के सहमति लेने के बाद, ठीक है। तभी आप देखते होंगे कि जब भी आप कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या फिर कुछ फॉर्म फिलअप करते हैं तो लिखा जाता है, या फिर आधार को डाल रहे हैं तो आपको लिखा जाता होगा कि भाई हम जो है टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो आप टिक मारते हैं, तब जाके वो फॉर्म फिलअप हो जाता है एंड देन डाटा प्रोसेसिंग होती है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोविजन है जहां पर कंसेंट की जरूरत नहीं होगी अगर लेजिटिमेट यूज आपके पर्सनल डाटा का किया जा रहा है, लाइक सर्विसेज ऑफर करी जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा या फिर मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भी, तो ऐसे केसेस में कंसेंट की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को भी कंस्टिट्यूट किया जा रहा है, और ये आपका स्टेट्यूटरी बॉडी हो जाएगा क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत इसे कंस्टिट्यूट किया जाएगा। कौन कंस्टिट्यूट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एंड क्या फंक्शंस होंगे इस बोर्ड के? तो मॉनिटर करेगा कि भाई कौन सी इंस्टीट्यूशंस पालन कर रही है या नहीं पालन कर रही है नॉर्म्स को,
अगर नहीं कर रही तो पेनल्टी लगा देंगे। डाटा फिड्यूशरीज को डायरेक्ट करना टू टेक नेसेसरी मेजर्स इन इवेंट ऑफ ए डाटा ब्रीच, कि अगर डाटा लीकेज हो गया तो फिर एक्शंस लेना पड़ेगा। हियरिंग ग्रीवेंसेस अलॉन्ग विथ जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे एंड री अपॉइंटमेंट पॉसिबल है। इनके फैसले को अपील किया जा सकता है कहाँ पर? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। और ये याद रखना है, यहाँ पर आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। अब यहाँ पर सिंपल सिंपल सी बातें दी गई हैं कि भाई क्या राइट्स एंड ड्यूटीज डाटा प्रिंसिपल की है, तो आप यहाँ पर पढ़ें। साथ के साथ डाटा फिड्यूशरीज के क्या ऑब्लिगेशन है ये भी दिए गए हैं, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर ले। चांसेस बहुत कम है पूछने का, लेकिन आप एक बार गो थ्रू करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशरीज की अगर हम बात करें तो ये क्या है। अब जो डाटा फिड्यूशरीज तो हमने आपको समझा दिया। सिग्निफिकेंट मतलब वो डाटा फिड्यूशरी जो काफी ज्यादा बल्कि लेवल पर पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, ठीक है। और वो नोटिफाई करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स लाइक वॉल्यूम एंड सेंसिटिविटी और पर्सनल डाटा जो प्रोसेस किए जा रहे हैं उस कंपनी या इंस्टीट्यूशन के द्वारा, risks to the rights of the data principal, potential impact on the sovereignty and integrity of India, security of the state, risks to the electoral democracy and public order, ये सब कुछ ग्राउंड है, ठीक है। और इनको चूंकि ये काफी बड़े लेवल पर डाटा प्रोसेस करते हैं तो एडिशनल ऑब्लिगेशंस है लाइक अपॉइंटिंग ए डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड इंडिपेंडेंट डाटा ऑडिटर एंड अंडरटेकिंग इम्पैक्ट असेसमेंट। तो हम देखेंगे कि फेसबुक या फिर यूट्यूब इन सब के डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर भी होते हैं जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। ओके, कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं कि कहां पर डाटा प्रिंसिपल और ऑब्लिगेशंस ऑफ द डाटा फिड्यूशरीज अप्लाई नहीं होंगे। तो देखिए नोटिफाइड एजेंसी के लिए लागू नहीं होगा, रिसर्च आर्काइविंग और स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए डाटा लिया जा रहा है तो नहीं होगा, स्टार्टअप्स और अदर नोटिफाइड कैटेगरीज इन्फोर्स द लीगल राइट्स इन क्लेम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस टू परफॉर्म जुडिशियल और रेगुलेटरी फंक्शन टू प्रोसेस इन इंडिया पर्सनल डाटा ऑफ नॉन रेसिडेंट्स अंडर फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट। और अगर पूछा जाए कि कौन एग्जिम्प्ट कर सकता है अन्य एक्टिविटीज को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास तो कोई पावर है ही नहीं इसके अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, स्टेट के अंतर्गत आता ही नहीं है। ओके, तो दैट इज द पॉइंट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर। तो पर्सनल डाटा का क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर हो सकता है एक्सेप्ट टू कंट्रीज विच आर रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट। फिर पेनल्टीज की बात है तो पेनल्टी सब तो है ही, पैसे में दिए गए, अमाउंट में दिया गया, तो वो याद रखने की जरूरत वैसे भी नहीं है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस रूल्स 2024-2024। आप देखे होंगे कि हाल फिलहाल में काफी ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, चाहे नीट की बात करें या फिर देखिए एसएससी सब पर भी सवाल खड़े उठ जाते हैं। अभी देख लीजिए बीपीएससी का भी पेपर लीक हो गया, बहुत सारी जगह पर ऐसे मामले आ रहे हैं। तो भाई इसको रोकने के लिए एक प्रॉपर और स्ट्रॉन्गर कानून होना जरूरी है, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पर ऐसे रूल्स लाए गए हैं, ओके। और इस रूल्स को नोटिफाई किया गया है किसके अंतर्गत? पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 के अंतर्गत। तो मैंने आपको एक बार बताया था कि एक्ट जो है उसमें बड़े बड़े ऊपर ऊपर से प्रोविजन डाल दी जाती है, फिर बाद में रूल्स के माध्यम से उसे नोटिफाई किया जाता है डिटेल से, ठीक है। तो क्या कुछ हाइलाइट्स हैं रूल्स के, तो थोड़ा सा देखते हैं। पहली बात तो ये है कि अप्रोप्रिएट एक्शंस लिया जा सकता है लाइक रजिस्टरिंग द एफआईआर अगर कोई प्राइमा फेस केस ऑफ अनफेयर मींस रिपोर्ट की जाती है। प्राइमा फेसी केस का मतलब ये हुआ कि ऐसे एविडेंस जिस एविडेंस के आधार पर हम एफआईआर सब रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसे तो हम बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, भाई यहाँ गड़बड़ चल रहा है वहाँ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन सबूत के बिना पर रजिस्टर अगर करेंगे तो भाई कितने केसेस चल जाएंगे पुलिस में, ठीक है। इसलिए अगर कुछ ऐसा सबूत दिख रहा है या महसूस हो रही है तब जाके एफआईआर रजिस्टर करवाया जा सकता है, ओके। साथ के साथ एक कमिटी भी कंस्टिट्यूट करने की प्रोविजंस इसमें है। कौन करेगा इसे कंस्टिट्यूट? पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी। ये वो अथॉरिटी होती है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, लाइक यूपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, तो ये भी हो गई। या फिर अन्य एग्जामिनेशन नीट के लिए एनटीए है ना, वो भी कंस्टिट्यूट कर सकती है अगर उन्हें लगता है कि
मैनेजमेंट या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सर्विस प्रोवाइडर के हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? तो सर्विस प्रोवाइडर जिनको टास्क दिया गया है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि डायरेक्टली पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी नहीं करवा के दूसरे को दे देती है कि भाई हाँ आप ये हैंडल करें। जैसे ये ज्यादा कॉमन होगा आपका इसमें ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, एजेंसी को दे दिया जाता है क्योंकि सिस्टम सब जो है वो गवर्नमेंट की होती नहीं है, तो दे दिया जाता है जिम्मेदारी, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर इज एनी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बिजनेस एंटिटी जो पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के द्वारा इंगेज किया गया है फॉर कंडक्ट ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन। एंड पीरियोडिक रिपोर्टिंग की भी बात कही गई है, वो सारे घटनाएं जो अनफेयर मीन्स के लगते हैं along with the details of the action taken. And now we have discussed the rules. अभी तक तो हमने रूल से डिस्कस किया, अब बात करते हैं इस एक्ट की। तो इस एक्ट में अनफेयर मीन्स को डिफाइन किया गया है, इट्स लाइक अनऑथोराइज्ड एक्सेस या लीकेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर या आंसर की, और हेल्पिंग ए कैंडिडेट ड्यूरिंग ए पब्लिक एग्जामिनेशन, कंप्यूटर नेटवर्क या रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ करना, फेक एग्जामिनेशन कंडक्ट करना पैसे ऐंठने के लिए, ये सब भी बहुत सारा विस्तार में डेफिनेशन दिया गया है क्योंकि विस्तार में काफ़ी ज़्यादा ये सब घटनाएं दिखती हैं बहुत सारे डायमेंशन के अंतर्गत। पनिशमेंट की बात की गई है, ठीक है। तो देख सकते हैं वो व्यक्ति जो अनफेयर मीन्स में संलग्न है उनको जेल तो मिलेगा ही कम से कम 3 साल का, वो 5 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, 10 लाख रुपए का भी फाइन होगा। और भी है जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए भी पनिशमेंट का प्रोविजन है। बाकी आप देखिए जो भी ऑफेंस हैं इसके अंतर्गत जो किए जाएंगे वो कॉग्निजेबल होगा। कॉग्निजेबल मतलब बिना वारंट इश्यू किए हुए उस संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, प्लस नॉन बेलेबल है, गिरफ्तार कर लिया गया तो बेल नहीं मिलेगी। एलोंग विथ नॉन कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल मतलब ये है कि देयर इज नो कंप्रोमाइज बिटवीन द विक्टिम एंड द एक्यूज्ड, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकेगा, सुलह नहीं किया जा सकेगा। So that is the point. Hope you understood each and every point in detail. Now we are moving to the next one, Telecommunication Act 2023. Context क्या है? Multiple sections of Telecommunication Act 2023 it came into effect. वैसे तो देख लीजिए टेलीकम्युनिकेशन यूनियन लिस्ट के ही अंतर्गत आता है, तो क्या कुछ प्रोविजंस इस टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में लाया गया है। तो पहली बात तो ये कि जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है हमारे देश में, जिससे आप कांटेक्ट करते हैं दूर दराज के इलाके में, नेटवर्क एक्सेस करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते हैं, वो सब आपका टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अंतर्गत ही गवर्न होता है। एंड इट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबलनेस। सिक्योरिटी काफी महत्वपूर्ण है भाई साहब यहाँ पर। एंड दिस रिपील्स द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933। ये याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब चलिए कुछ की प्रोविजंस की बात करते हैं। स्पेक्ट्रम के असाइनमेंट के बारे में क्या बात कही गई है। अब आप पूछेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो बेसिकली जो भी हमारे देश में सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन, आइडिया है, जियो है, उन सबको गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम एलोकेट करती है। उसके लिए इन्हें पैसे देने पड़ते हैं, तभी तो आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। ओके, तो स्पेक्ट्रम जो एलोकेट किया जाता है वो ऑक्शन के आधार पर किया जाएगा, ये बोला गया है। लेकिन कुछ स्पेसिफाइड यूजेज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर एलोकेट किया जा सकता है, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करेगी। अब ये स्पेसिफाइड पर्पस क्या हो सकते हैं? नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस हो सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट सर्विसेज, ये सब हो सकता है। एंड पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन किए जाएंगे स्पेक्ट्रम के फॉर द सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज, दैट शुड बी नोटेड। उसके बाद अगर हम बात करें राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क, क्या है भाई ये फ्रेमवर्क? देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जो भी कंपनी होती है, अब लैंड है गवर्नमेंट की, अब कंपनी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करना चाहती है, तो लैंड तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन किए बिना काम आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए वहां पर कंसेप्ट आता है राइट ऑफ वे का, यानी कि हम डेजिग्नेटेड एरिया जो उस कंपनी की नहीं है लेकिन उसका इस्तेमाल वो कर सकती है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ओके, एंटिटीज building infrastructure can seek the right of way over the public or private property, ठीक है। उसके बाद देखिए
यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड के स्कोप को और बढ़ा दिया गया है। तो पहले तो यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड कहलाता था, अब इसे डिजिटल भारत निधि कहा जाएगा एंड इट विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इस फंड के माध्यम से रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ये सब सपोर्ट किए जाएंगे, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड एक्सेट्रा। फिर देखिए इंटरसेप्शन एंड सर्च का भी पावर है, लाइक जो मैसेजेज है, जो मैसेज भेजे जाते हैं उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, मॉनिटर ब्लॉक भी किया जा सकता है सेंटर ग्राउंड, ये ग्राउंड जरूर मेंशन होगा, अदरवाइज बहुत सारे फैक्टर्स पर तो फिर रोक लगाया जा सकता है। इसलिए देयर इज ए ग्राउंड लाइक सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। उसके बाद देखिए ऑथराइजेशन फॉर टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज, तो प्रेयर ऑथराइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत है टू प्रोवाइड, ऑपरेट, मेंटेन और एक्सपेंड न्यू टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रेगुलेशन ऑफ ओटीटीज, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स है जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इसको टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अंतर्गत रेगुलेट नहीं किया जाता है। तो अब आप हमें बताइए कि किसके अंतर्गत इसे रेगुलेट किया जाएगा। ओके, दैट्स डन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेट शटडाउन्स। बहुत बार हमारे देश में घटना हो जाती है, कहीं पर अगर हिंसा हुई तो वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, शटडाउन कर दिया जाता है। तो एक डाटा के अनुसार इंडिया ने 60 इंटरनेट शटडाउन फेस किया है 2024 में, विच इज लोवेस्ट इन 8 years। दैट इज ए गुड थिंग which signifies that right to speech and expression in the digital age is getting protected। ये भी तो है। इंटरनेट शटडाउन का मतलब बेसिक है, आपको पता ही है क्यों किया जा सकता है, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, सोशल अनरेस्ट अगर हो गया है जैसे मणिपुर सब में, प्रिवेंट चीटिंग, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, जैसे जैमर लगा दिया जाता है ना। ओके, तो क्या कुछ प्रोविजन है इंटरनेट शटडाउन का? तो फिलहाल जो सस्पेंशन है टेलीकॉम सर्विसेज की, इंटरनेट शटडाउन भी कह लीजिए, वो टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017, लंबा चौड़ा नाम है भाई, इतना नाम तो देगा भी नहीं क्वेश्चन में। तो इसके अंतर्गत गवर्न होता है एंड इट इज नोटिफाइड अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। ओके, तो इस टेम्पोररी सस्पेंशन वाले के अंतर्गत टेम्पोररी शटडाउन होगा टेलीकॉम सर्विसेज का, कौन से ग्राउंड पर? पब्लिक इमरजेंसी ग्राउंड पर, और एक बार में 15 दिन तक के लिए ही सस्पेंड किया जा सकता है, अगर उससे ज्यादा करना है तो दूसरा ऑर्डर इश्यू किया जाएगा। जबकि ये जो टेलीग्राफ एक्ट 1885 है, इट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो टेलीकॉम सर्विसेज को रेगुलेट कर सकती हैं, लाइक इंटरनेट सर्विसेज, अलोंग विद ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर देम। मैंने शुरुआत में ही बोल दिया ये यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, तो स्टेट का तो यहाँ पर रोल न के बराबर मिलेगा। हाँ, शटडाउन करने में स्टेट जो है वो एक्शन ले सकती है, वो हम देख रहे हैं अभी फिलहाल, रुकिए थोड़ा सा। देखिए आप, ऑर्डर्स फॉर द टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ द टेलीकॉम सर्विसेज या तो यूनियन होम सेक्रेटरी कर सकती है या फिर स्टेट होम सेक्रेटरी। तो अगर यूनियन लेवल पर सस्पेंड करना है तो वो कर देगी, अगर स्टेट लेवल पर कुछ घटनाएं घट रही है तो स्टेट होम सेक्रेटरी कर देगी। उसके बाद देखिए आप, इसी रूल के अंतर्गत 3 मेंबर रिव्यू कमिटी, जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेगा सेंट्रल लेवल पर, जबकि स्टेट लेवल पर यही 3 मेंबर रिव्यू कमेटी चीफ सेक्रेटरी हेड करेगा, और फिर ये रिव्यू करेगा टेलीकॉम या इंटरनेट शटडाउन को जो ऑर्डर किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट रेस्पेक्टिवली। मतलब लेट्स से ऑर्डर दे दिया गया स्टेट होम सेक्रेटरी के द्वारा, ठीक है। अब ऑर्डर तो चलो दे दिया गया, उस ऑर्डर को रिव्यू किया जाएगा 3 मेंबर रिव्यू कमेटी के द्वारा। अब चूंकि स्टेट ने किया है तो चीफ सेक्रेटरी हेड करेगा उसे, और फिर ये देखेगा भाई जायज है या नहीं सस्पेंड करना। ओके, फिर देखिए एक सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है इन अनुराधा बासेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2020, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो इंटरनेट के माध्यम से अवेलेबल है, ये भी इंटीग्रल 5 है आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए का, एंड अकॉर्डिंगली कोई भी रेस्ट्रिक्शन किया जाता है इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का डिजिटल लेवल पर, तो इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 19 क्लाउज 2, यानी कि जो ग्राउंड दिए गए हैं रेस्ट्रिक्शन के उसी ग्राउंड पर होने चाहिए, न कि कोई भी उलूल जुलूल ग्राउंड पर सस्पेंड किए जाएंगे। ओके, और ये भी बोला गया कि जो सस्पेंशन है कैन बी यूटिलाइज फॉर टेम्पोररी ड्यूरेशन ओनली। सो दैट इज द पॉइंट, एंड जो भी डिसीजन होंगे इंटरनेट शटडाउन के वो जुडिशियल रिव्यू के लिए तो होगा ही, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और उसके बाद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को हम देखेंगे, उसके बाद पोस्ट ऑफिस एक्ट देखेंगे, देन पॉसिबली वी विल बी एंडिंग द सेशन फॉर टुडे। ठीक है, तो चलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की तरफ चलते हैं। आप कुछ वस्तु खरीदते हैं मार्केट से, तो भाई अगर वो वस्तु डैमेज दे दिया, इवन आपने अच्छा खासा पैसा पे किया, तब आप तो परेशान हो जाएंगे। तो आप तो भाई कंप्लेन करना चाहेंगे, आप उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहेंगे, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर होना चाहिए ना। तो यस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपको वो राइट देता है। हालांकि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है बहुत लंबे समय से ही चलता आ रहा है, 1986 में ही ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेज किए गए हैं। चेंजेज क्यों किए गए हैं? मॉडर्न टाइम के अनुसार चेंजेज हुआ है। तो ये जो CPE है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इट प्रोवाइड द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, सो दैट जो भी कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हो कंपनी के बीच में, बायर और सेलर के बीच में, वो सेटल हो सके। एंड इट हैज रिप्लेस्ड द CPA 1986, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो की फीचर्स क्या है इसके, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। कंज्यूमर के डेफिनेशन को ब्रोडन किया गया है। अब देखिए, ऑफलाइन कंज्यूमर्स वो तो शामिल थे, ऑनलाइन कंज्यूमर्स को भी इंक्लूड किया गया है, जो डिजिटली बाय करते हैं गुड्स या सर्विसेज को। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये उन व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं बट रीसेल पर्पज के लिए या फिर कोई भी कॉमर्शियल पर्पज के लिए। अब हम खरीद रहे हैं कोई प्रोडक्ट, तो अगर हम पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं तो ठीक है, दैट्स ऑल। लेकिन अब पता चला कि भाई हम खरीद के दूसरी जगह बेच रहे हो, तो कॉमर्शियल लेवल हो गया ना, वो प्रॉफिट पर्पज हो गया, तो वहां पर वो लागू नहीं होगा। अलॉन्ग विथ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया है, जो कि एक एडवाइजरी काउंसिल है, जो एडवाइस देगा कि किस प्रकार से प्रमोशन प्रोटेक्शन किया जाए कंज्यूमर राइट्स का। और इसके चेयरपर्सन, ध्यान रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जो मिनिस्टर इन चार्ज वो इसके चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, एंड कंज्यूमर, हाँ, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी स्टैब्लिश किया गया। अब नाम से पता चल रहा है अथॉरिटी क्या करेगा, जो कंज्यूमर राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जो बॉडी है एडवाइज करेगा, अथॉरिटी क्या है, इसके पास ज्यादा पावर होती है, डिसीजन दे सकता है, कंज्यूमर राइट्स को इन्फोर्स करवा सकता है। तो आप देखिए, ये जो आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इट कंसिस्ट ऑफ चीफ कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर कमिश्नर्स एज मे प्रिस्क्राइब टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ प्रेसिडेंट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके अपने इन्वेस्टिगेशन विंग होंगे, दैट विल बी हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल फॉर कंडक्टिंग द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। अलॉन्ग विथ डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म को भी स्ट्रीमलाइन किया गया, लाइक मेडिएशन और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के माध्यम से भी कंप्लेन को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ई फाइलिंग भी की जा सकती है कंप्लेन्स की। क्या है मेडिएशन, सब ये मैंने बता दिया है काफी डिटेल से। उसके बाद देखिए, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन भी हो सकता है अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स। पेनल्टी भी है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए, जो CCPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इंपोज कर सकती है मैन्युफैक्चरर के ऊपर। ठीक है, सजा और पनिशमेंट दोनों। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि कौन से कंज्यूमर राइट्स जो प्रोवाइड किए गए हैं कंज्यूमर एक्ट 2019 के अंतर्गत। तो राइट टू सेफ्टी होना चाहिए, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, ये आपको रट लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक रिलेटेड न्यूज है, CCPA ने एडवाइजरी इशू किया है ऑन द एडवर्टीजमेंट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। लेकिन यहाँ पर मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, जो इंपॉर्टेंट लगा वो है बेटिंग एंड गैम्बलिंग को लेकर। ये ध्यान रखना है, स्टेट सब्जेक्ट है 7 शेड्यूल के अंतर्गत। बेटिंग एंड गैम्बलिंग मतलब समझ रहे हो ना, बैटिंग करना। ठीक है, बैटिंग मतलब वो नहीं कि बॉल एंड बैटिंग वाला, सट्टेबाजी कहते हैं शायद हिंदी में से। ठीक है, तो स्टेट इसे रेगुलेट करते हैं, कहीं पर ये अलाउ है, कहीं पर ये अलाउ नहीं है। फिर 2023 में देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एडवाइजरी इशू किया ऑन एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग सरोगेट एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म। सरोगेट एडवर्टीजमेंट मतलब क्या, वो एडवर्टीजमेंट जो डायरेक्टली बैन है, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली हम वो एडवर्टीजमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, so that is the surrogate advertisement। तो आप एग्जांपल बता सकते हैं क्या कोई surrogate advertisement के? Now we are moving to the next topic, foreign contribution regulation act। वैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि अगर फॉरेन से कोई विदेश से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, चाहे कोई प्रोडक्ट हो चाहे मनी हो,
अब किसको आ रहा होगा भाई, यहाँ पर एनजीओ की बात हो रही है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए एफसीआरए है। क्योंकि भाई बहुत बार ऐसा होता है ना कि पैसे आ रहे हैं विदेश से, लेकिन वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए या फिर हिंसा फैलाने के लिए, भेदभाव फैलाने के लिए, तो इसलिए इसको रेगुलेट किया जाता है। ओके, तो कंटेक्स्ट ये कि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हाल फिलहाल में एक एनजीओ की एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इन पर आरोप था कि ये मालिशियस प्रोटेस्ट को बढ़ावा देती हैं, रिलीजियस कन्वर्जन को बढ़ावा देती हैं, इसीलिए। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि एफसीआरए का क्या बेसिक था। फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो सकता है, डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल और करेंसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इससे रिलेटेड जो भी मैटर है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देख रेख करती है इन सपोर्ट बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो। ओके, अब क्या कुछ प्रोविजंस है एफसीआरए के पोस्ट 2020 अमेंडमेंट। तो एक तो फॉरेन फंड्स के बारे में क्या बोला गया है कि अगर कोई भी एनजीओ को फॉरेन फंड्स रिसीव करना है तो उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, आधार सबमिशन देना होगा एवरी ऑफिस बेयरर जो एनजीओ में शामिल है। ठीक है, तभी जाके प्रेयर परमिशन, याद रखना ये। उसके बाद देखिए, हु कैन नॉट रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, जज एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर एंड मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी, member of legislature and political party or their office bearer, organizations of a political nature, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रिसीव नहीं कर सकती। फिर देखिए एक एफसीआरए अकाउंट की भी बात है, यानी कि जो भी पैसा उन्हें मिलेगा आएगा वो डेजिग्नेटेड एफसीआरए अकाउंट में ही आएगा। और एफसीआरए अकाउंट कहाँ खुलवाई जाएंगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में, वो ब्रांच दिल्ली में लोकेट होना चाहिए, तभी फंड आएंगी। ओके, एंड इवन क्या जो पैसे आ रहे हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, तो जो डिपॉजिट हुए हैं जिस अकाउंट में, वो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते टू एनी पर्सन और एनजीओ। एंड अगर हम बात करें वैलिडिटी ऑफ एफसीआरए रजिस्ट्रेशन की, तो 5 साल की है। एंड फिर से एनजीओ को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रीन्यूएबल विद इन द 6 मंथ ऑफ डेट ऑफ एक्सपायरी, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से पैसे आए, तो ऐसा नहीं कि उस पैसे को ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर दे, जो काम के लिए पैसा है उसके लिए यूज करो। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मैक्सिमम लिमिट 20% टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी पैसा है 100 रुपये है तो भाई 20 रुपये ही, यानी कि 20% ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लाइक सैलरी देना या फिर जो भी रूम रेंट है उसके लिए खर्च देना। बाकी 80% आपको यूज करना पड़ेगा जो ऑब्जेक्टिव आपने मेंशन कर रखा है एनजीओ के ऑब्जेक्टिव में। एनुअल रिपोर्ट्स में सबमिट करना पड़ेगा लाइक कंपलसरी फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स। ओके, तो दैट इज द पॉइंट। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर से आप हमें बताइए कि हु रेगुलेट्स द फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एनजीओ इन इंडिया। ठीक है, और कौन कौन फॉरेन फंड्स नहीं रिसीव कर सकते इसके बारे में भी आप हमें बताइए। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट टॉपिक दैट विल बी द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। तो न्यूज में क्यों है भाई, तो देखिए पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 इट केम इनटू इफेक्ट व्हिच रिपील्स द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1998। ओके, क्या कुछ प्रोविजन है पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 का। एक तो यह है कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज हैं इनको अपॉइंट किया जाएगा, दैट विल बी हेडिंग द इंडियन पोस्ट। ओके, और ये जो आपके डीजीपीएस है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज, दे हैव द पावर कि वो रेगुलेशन बना सकते हैं ऑन मैटर्स लाइक सर्विस चार्जेस कितना होगा, सप्लाई एंड सेल ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, इन सब पर रेगुलेशंस बना सकते हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी पोस्टल आर्टिकल्स है, जो भी पोस्ट के द्वारा आर्टिकल्स भेजे जाते हैं उसको इंटरसेप्ट करने का भी पावर दिया गया है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कैन इंटरसेप्ट एन आर्टिकल ट्रांसमिटेड थ्रू इंडियन पोस्ट ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड्स। ऐसा नहीं कि हर मैटर पर, कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड के आधार पर इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लाइक सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी और द पब्लिक सेफ्टी, ये याद रख सकते हैं आप ग्राउंड। ओके, और लायबिलिटी से भी एग्जाम्पशंस की बात करी गई है, लाइक कोई भी लायबिलिटी पोस्ट ऑफिस नहीं लेगा विद रिगार्ड टू द सर्विसेज गिवन बाय देम एक्सेप्ट सच लायबिलिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद रिगार्ड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, एंड देयर इज नो पेनल प्रोविजन प्रिस्क्राइब इन द एक्ट। हालांकि अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल पोस्टल सिस्टम की हिस्ट्री की बात करें
तो ब्रिटिश इरा से ही पोस्टल सिस्टम आपका लागू है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला पोस्ट ऑफिस 1727 में ओपन किया था। और जो आपके लॉर्ड डलहौजी है, इट रिकॉग्नाइज द इंडियन पोस्ट ऑफिस एज सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट एंड दैट इज एंड ऑफ दिस कंप्लीट टॉपिक। एंड अब कुछ बॉडीज हैं, इस बॉडीज के फंक्शंस भी दिए गए हैं, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, उसके बाद इससे भी कंप्लीट करेंगे, देखते हैं कि कितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है। तो आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इनिशिएटिव, एक एक फैक्ट आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और कहीं पर आप कंफ्यूजन तो नहीं महसूस कर रहे हैं। सो काइंडली डू रिमाइंड अस, ओके। सो आज रहने देते हैं फ्रेंड्स, अपने अगले लेक्चर में इसको एक साथ 7 और 8 टॉपिक को कवर करवा देंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग 4 से 5 घंटे में आपका पूरा जो PT 365 है पॉलिटी का, वो कवर हो गया है। आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा लेक्चर, एंड वी विल बी इनिशिएटिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इन द कमिंग टाइम। सो थैंक यू वेरी मच।